गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 7 के अंतर्गत जीके और जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी व्यूअर इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर आपको डिस्क्राइब करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका साथियों, डिस्कशन का तरीका बेहतर लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो साथियों अपलोड हो तो वह सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जितने भी क्लास साथियों अगर आप लोगों ने मिस किया है तो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना एक पल की देरी किए हुए सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था लोथल, जो कि साथियों कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे साथियों मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। इसकी खुदाई सबसे पहले SR राव के द्वारा 1954 में की गई थी। SR राव के द्वारा साथियों 1954 में इस लोथल की, यानी कि जो कि गुजरात में पड़ता है, यह साथियों हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक स्थान है, एक नगर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? साथियों उनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश सारनाथ में था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और इसी को साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? साथियों इसका संबंध जो है दांडी यात्रा से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा अपने 78 अनुयायी के साथ, अनुयायी यानी कि जो फॉलोअर थे, वह उनके साथ इन्होंने साबरमती से, ठीक है, ये अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 24 दिनों की यात्रा पूरी करके कहाँ पहुँचे थे? दांडी पहुँचे थे। 24 दिनों की यात्रा किए थे और दांडी पहुँचे थे। और वहाँ पे साथियों इन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यह साथियों 12 मार्च से, यह जो जत्था चला था 78 यात्रियों का, वह साथियों 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930, है ना, यह 1930 में 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था और 12 मार्च से साथियों यह शुरुआत हुई थी। इस 24 दिन की यात्रा की शुरुआत हुई थी साबरमती से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, दांडी यात्रा। प्रश्न संख्या 4, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? साथियों लाला हरदयाल के द्वारा साथियों इनका संबंध गदर पार्टी से था। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को हुई थी और यह साथियों सैन फ्रांसिस्को जो कि कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वहाँ साथियों इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना साथियों सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। सोहन सिंह भाकना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और साथियों महासचिव इसके लाला हरदयाल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी। प्रश्न संख्या 5, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आचार्य JB कृपलानी जो थे, वह साथियों जब भारत को आज़ादी मिली उससे पहले और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी और पर्यावरण नेता थे। ठीक है, एक बेहतरीन नेता हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 6, छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह था साथियों लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय
लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल साथियों 1856 से लेके 1862 तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान साथियों 1858 का एक्ट जो है वह पारित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? साथियों इसका आरंभ जो है वह उत्तराखंड में हुआ था। और साथियों यह सुंदरलाल बहुगुणा जो है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, बहुगुणा जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में साथियों यूपी के चमोली में हुई थी। यूपी के चमोली में हुई थी, जहाँ पे वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पेड़ों को काटने से रोकने के लिए यह आंदोलन किया गया था। इसमें साथियों पुरुष से लेकर भारी संख्या में स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, हिस्सा लिया था। प्रश्न संख्या 8, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन के द्वारा साथियों चीन विजय की शुरुआत जो है वह अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। 19वीं सदी की अगर बात करें तो 19वीं सदी के दौरान चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्ध को अफीम युद्ध के नाम से जाना गया। पहला युद्ध साथियों था जो कि 1839 से लेकर 1842 तक चला था, और दूसरा युद्ध साथियों 1856 से लेकर 1860 तक चला था। इसी युद्ध को अफीम युद्ध के नाम से जाना गया था। प्रश्न संख्या 9, 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो यह गौरवशाली क्रांति जो है 1688 के समय में हुई थी। इंग्लैंड में वर्ष 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति जो है वह प्रारंभ हुआ था। गौरवशाली क्रांति इंग्लैंड में हुई एक धार्मिक राजनीति थी। इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय और मैरी तृतीय को द्वितीय शासक के रूप में राजा और रानी बनाया गया था। प्रश्न संख्या 10, 10वें नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कानून मंत्री का भी पद संभाला था। और इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात करें, सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रारूप जो है उसका निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 11, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? साथियों इस प्रश्न को 2 से 3 बार कराया जा चुका है। यह साथियों 26 नवंबर 1949 को साथियों अपनाया गया था। और साथियों 26 नवंबर 1950 से यह इसको क्या किया गया था? प्रभाव में लाया गया था, लागू हो गया था। ठीक है, प्रभाव में 26 नवंबर 1950 से आया था और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या की अगर बात करें, हाँ 12वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? साथियों समवर्ती सूची में ट्रेड यूनियन को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों को वर्णित किया गया है। 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका साथियों संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची और तीसरा साथियों समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है? तो सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ठीक है, सरकारी जो गतिविधि हो रही है उसके विषय में जानने का अधिकार जरूरी नहीं कि साधारण जनमानस को हो। जो उस पद पर होते हैं, जो एक डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं या भारत सरकार है, उनको साथियों इसके बारे में जानकारी का अधिकार होता है। सामान्य जन नागरिकों को सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के आम चुनाव के बाद होता है, 4 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है अथवा 6 साल बाद होता है? तो साथियों इनका चुनाव जो है वह 5 साल के बाद होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, वह लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, 1950 से लेके 1962 तक। भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल 52 जो है यह सुनिश्चित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। तो यह अधिकार जो है अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी के कार्य न्यायालयों में सरकार का वकील एवं मुख्य सलाहकार बनना है। साथियों राष्ट्रपति इससे सलाह मशविरा ले सकते हैं। वह सदन की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, परंतु साथियों उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? साथियों यहाँ पे तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, इन सब का संबंध चुनाव सुधार से है, लेकिन वाईके अलग समिति का संबंध साथियों चुनाव सुधार से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर साथियों नगर निगम का प्रमुख होता है। कई बार महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है और अन्य कई बार निर्णय जो है वह केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया जाता है कि नगर निगम का महापौर कौन होगा। प्रश्न संख्या 18। ईवीएम का मतलब क्या है? सबसे पहले ईवीएम का फुल फॉर्म जान देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूर्ण रूप होगा। 1982 में ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। यह मशीन प्रथम बार केरल में साथियों यूज में आया था। केरल में सबसे पहली बार इस मशीन का यूज हुआ था। 1989 की अगर बात करें उसके बाद पूरे भारत में इसे प्रयोग में लाया गया था 1989 के बाद। प्रश्न संख्या 19। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में साथियों स्मृति ईरानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी हुआ करती थी, अभी है स्मृति ईरानी वर्तमान में। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती? साथियों प्लूटो की अब नहीं होती है। पहले साथियों प्लूटो को सबसे भारी ग्रह कहा जाता था। प्लूटो को सबसे भारी ग्रह कहा जाता था पहले, ठीक है ना, पहले कहा जाता था। अब इनकी गणना साथियों इसमें नहीं होती है क्योंकि इनकी जो है उनकी जो है साइज की अगर बात करें, ठीक है, प्लूटो जो है वह प्लूटो की अगर बात करें तो वह काफ़ी उनका द्रव्यमान और आकार उनका साइज जो है काफ़ी छोटा है। प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में साथियों 247.09 वर्ष लग जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया 21 का ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा की अगर बात करें साथियों तो कुल मिला के 13 देशों से होकर गुजरती है, जो कि साथियों इक्वाडोर है, ठीक है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोम है, प्रिंसिप है, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो केन्या का अभी हमने नाम लिया है और पूछ रहा है कहाँ से होकर गुजरती है। तो साथियों सूडान, इथोपिया, नाइजीरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह केन्या से होकर गुजरती है। और अगर आपसे पूछे साथियों कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है तो यह साथियों 13 देशों से होकर गुजरती है और इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? साथियों 2 महाद्वीपों की अगर बात करें तो यह इस्तांबुल फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शहर को साथियों 7 पहाड़ियों का
7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें प्राचीन क्षेत्र 7 पहाड़ियों से बने हुए थे। 1874 ईस्वी के भूकंप में इस्तांबुल में ढके हुए बाजार का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था। प्रश्न संख्या 23, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति का संबंध साथियों पूछा गया है किससे है, तो इसका संबंध अल्पाइन वन से है। अल्पाइन वन उन प्रदेश में पाए जाते हैं जिसमें हिमालय की ऊंचाई जो है वह 25 से 35 मीटर तक होती है। 35 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, वहीं पे अल्पाइन वन पाए जाते हैं। इसकी विशेषता छोटे और कम ऊंचे शंकु वृक्ष, कैल और देवदार वृक्ष इसकी प्रमुख विशेषता हैं। इस फर वनस्पति के अंतर्गत जो है देवदार के वृक्ष और शंकु वृक्ष, कैल वृक्ष आते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वह नील नदी होता है। यहाँ पे अमेजन जो है सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह साउथ अमेरिका में ठीक है, साउथ अमेरिका में साथियों, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है, 24 तो हो गया। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम में सहयोग जो है पार्टिसिपेट किया जा रहा है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी बर्लिन है। प्रश्न संख्या 26, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो साथियों मुर्गियों एवं अंडों के अधिक उत्पादन को रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। गुलाबी क्रांति की अगर बात करें तो इसका संबंध मांस के उत्पादन से है। धूसर क्रांति की अगर बात करें साथियों तो धूसर क्रांति का संबंध जो है, धूसर क्रांति साथियों आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। और भूरी क्रांति भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन भूरी क्रांति के बारे में अगर बात करें तो उर्वरक से उत्पादन से इसका संबंध है, ठीक है। और धूसर क्रांति साथियों किसे कहते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो साथियों मोटे अनाज की अगर बात करें तो यह फसल नहीं है, जबकि कॉफ़ी, काजू, चाय जो है वह बागान फसल है, ठीक है। यह बाग, इसका बाग लग जैसे चाय का बागान होता है, ठीक है, चाय का बागान होता है, कॉफ़ी का बागान होता है, ठीक है, कॉफ़ी का बागान होता है, काजू का भी साथियों बागान होता है। लेकिन आपके प्रश्न में कह रहा था कि कौन सी बागान फसल नहीं है, तो मोटे अनाज जैसे कि साथियों बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तो इसका साथियों बागान नहीं खेत होता है, ठीक है, खेत होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? यहाँ पे साथियों चावल की बात करें तो यह रबी नहीं है, बल्कि क्या है, खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 29, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो केरल की है 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार 94% लोग जो साक्षर थे, ठीक है, 94% लोग साक्षर थे। प्रश्न संख्या 30, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? साथियों असीमित आवश्यकताएं, ठीक है, असीमित जो है, अनलिमिटेड जो है, जो आवश्यकताएं हैं वह जो है केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भारत में केंद्रीय आर्थिक समस्याएं 1991 में आई थी। यह 1991 में आई थी जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड से ऋण लेना पड़ा था। IMF से भारत क्या हुआ था, 1991 में आर्थिक संकट आया था, आर्थिक जो है उस समय IMF से भारत ने ऋण लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं।
अगर आपकी आवश्यकता है, मान लीजिए कि हम बेमतलब का खर्च करते रहेंगे, आवश्यकता से अधिक खर्च करेंगे, तो वह आर्थिक समस्या नहीं ना, उसको आर्थिक समस्या नहीं कहेंगे। लेकिन साथियों, दुर्लभ साधन, साधनों के वैकल्पिक उपयोग, साधनों के मध्य पूर्ण पूरकता है, तो यह क्या है, आर्थिक समस्या के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 31, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक क्या है? तो यह सूचकांक है साथियों उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 50% से अधिक योगदान तेल और खाद्य वस्तुओं को दिया जाता है। थोक कीमत सूचकांक में सेवा एवं तेल की औसत कीमत को नहीं मापते हैं। प्रश्न संख्या 32, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना किया गया था सर विलियम मुइर के द्वारा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सर कह सकते हैं साथियों, सुर नहीं, सर विलियम मुइर के द्वारा की गई थी। सर विलियम मुइर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के उपराज्यपाल थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इस विद्यालय को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को साथियों, पूर्व का ऑक्सफोर्ड का संज्ञा दिया गया है, ऑक्सफोर्ड का संज्ञा दिया गया है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह साथियों जॉन लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जॉन लॉक एक राजनीतिक विचारक थे जिनका जन्म साथियों 1632 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो साथियों नाटो की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, जो कि यूरोप में साम्यवाद की भावना को रोकने के लिए इसका संगठन साथियों बनाया गया था। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे, यानी कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे, अगर किसी भी एक मेंबर पर हमला किया जाता है तो वो सब पे हमला माना जाएगा। वो सारे जो है सदस्य, नाटो के सदस्य एक दूसरे की सहायता करेंगे। प्रश्न संख्या 35 नंबर साथियों प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो यह साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का साथियों गठन 25 जनवरी को ही किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा इसको गठन किया गया था, इसको गठित किया गया था साथियों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो यह काम्पिल मेला जो है वह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ यह मेला होता है। इस अवसर पर, यह साथियों यूपी में पड़ता है, और इस अवसर पर जो जैन धर्म के फॉलोअर है, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं साथियों, वह दूर दूर से यहाँ तक आते हैं। और यहाँ यह मेला साथियों प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में 5 दिनों का मेला होता है। मार्च में लगता है और यह 5 दिनों का मेला होता है। यह साथियों उत्तर प्रदेश के फर्रुखा जिलाबाद में स्थित है। कहाँ पे? यूपी के फर्रुखाबाद में, यूपी के फर्रुखाबाद में स्थित है कंपिल मेला, कंपिल मेला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 37, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है साथियों? तो यह है केचुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। यह केचुआ जो है उसके द्वारा वर्मी कंपोस्ट को तैयार किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में जैव उर्वरक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। केचुआ के द्वारा कीड़े मकोड़े और वनस्पतियों में भोजन के कचरे को अपघटित किया जाता है। केचुआ उसको क्या करता है? अपघटित करता है, और इससे जो है वो यह जो है खाद तैयार होता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें साथियों बदबू नहीं होती है, जो कि मक्खी एवं मच्छर को साथियों
बढ़ाने में सहायक नहीं होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा गंदगी रहेगी, मच्छर मक्खी वहीं पे पनपते हैं। तो एक तो पर्यावरण साथियों स्वच्छ होता है, साथ ही साथ खेतों को भी नुकसान नहीं होती है, खेत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वातावरण भी हमारा सुरक्षित रहता है। इस वर्मी कंपोस्ट में साथियों 2.5 से 3% जो है वह नाइट्रोजन होता है, ठीक है। उसके अलावा 1.5 से लेकर 2% तक सल्फर होता है, ठीक है। और 1.5 से 2% जो है वह पोटास पाया जाता है इस केंचुआ द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट में। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है। साथियों, अब विषाणु की अगर बात करें तो विषाणु जो है जीव वह अकोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक कोशिकाएं पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिसमें साथियों एक से अधिक कोशिका अगर पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। प्रश्न संख्या 39, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसके मूत्र में साथियों यूरिक एसिड पाया जाता है। आप सुनते होंगे कि यूरिक एसिड साथियों अगर बढ़ जाता है तो कहीं भी साथियों ज्वाइंट हो, चाहे घुटना हो, चाहे आपका एड़ी हो, चाहे फिंगर हो, वहाँ पे साथियों असहनीय दर्द महसूस होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यूरिक एसिड। प्रश्न संख्या 40, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से जानते हैं। तो इसे एर्टोआ कहते हैं, यानी कि साथियों महाधमनी के नाम से इसे जाना जाता है, जो साथियों हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है। यह साथियों लेफ्ट जो है वेंट्रिकल से यह आरंभ होती है, जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त करके सारे शरीर के ऊतकों में इस ऑक्सीजन का संचारण किया जाता है अथवा संचारण होता है। प्रश्न संख्या 41, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, किस तरह परिभाषित किया जाएगा। इसे साथियों त्वचा के घाव के बंद होने के उत्थान या मरम्मत यानी कि रिपेयर साथियों उसके द्वारा महसूस किया जाता है, जबकि उत्थान ऊतकों को विशेष प्रतिस्थापन का वर्णन करता है। तो ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं के अंग का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 42, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो यह सिद्धांत जो है वह सटन एवं बोवेरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि साथियों गुणसूत्र को आनुवांशिक सामग्री के वाहक के रूप में पहचानता है। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी दवा एक पीराहारी है, यानी कि जो है दर्द को ख़त्म करने वाली दवा की बात कर रहा है। तो यह साथियों हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी नावलजीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नावलजीन में पारासीटामोल मिला होता है और उसमें कैफीन का भी मिक्सचर होता है, यानी कि संयोजन होता है। यह क्या है साथियों, एक पेन रिलीफ मेडिसिन है जिसे हम दर्द निवारक दवा कहते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दर्द जैसे कि हेडेक, माइग्रेन, दांत दर्द के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 44, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है। साथियों पाइरूविक एसिड इसके दौरान इसका निर्माण होता है, जो कि ऑक्सोनोनो कार्बोलिक एसिड है, जो प्रोपिलियो एसिड 2 का कीटो व्युत्पन्न है। तो हमारा आंसर साथियों क्या हो जाएगा, जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रोसेस के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है वह पाइरूविक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 45, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है साथियों। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। 1912 में साथियों विटामिन की खोज की गई थी। तब विटामिन को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है, A, B, C, D, E और K। अगर हम बात करें तो
तो ए ई डी के, यह जो है साथियों वसा में घुलनशील है। यह साथियों वसा में घुल जाता है, वसा में घुल जाता है। और साथियों बी सी की बात करें तो यह साथियों जल में घुलनशील होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को यानी कि ओजोन लेयर अथवा ओजोन परत को अपघटित कर रहा है, यानी कि क्षय पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो यह है साथियों आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह अधिकांशतः साथियों फ्रीज लिख दे, सही स्पेलिंग नहीं फिर भी फ्रीज लिख देते हैं। और साथियों एसी के द्वारा इसका अधिकतम उत्सर्जन होता है। यह साथियों ओजोन परत ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाती है। ओजोन लेयर जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों घटक है। जैसे कि सूर्य से साथियों आने वाली परावैंगनी जो है परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रे है, इससे हमारी रक्षा करती है। यह जो है यह लेयर जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और नीचे आते आते शायद ही थोड़ा सा हिस्सा आ पाता है, इसी के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमें क्या होता है, कैंसर से बचने में सहायता मिलती है। परावैंगनिक किरण जो है वह स्किन के संपर्क में आती है और धीरे धीरे वह कैंसर का रूप ले लेती है। वह साथियों डायरेक्टली जो है वह डीएनए पे जो है अटैक करती है। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। साथियों मूल मात्रक की अगर बात करें इसमें, ठीक है, तो मीटर मात्रक है, सेकेंड मात्रक है, एम्पियर धारा का एम्पियर है, और यह साथियों ओम जो है वह प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की इकाई है ओम, ठीक है। और यह साथियों मीटर की अगर बात करें तो यह लंबाई की मात्रक है। यह लंबाई का लेंथ है, मात्रा है। कितना मीटर तो यह मात्रक हो गया, कितना सेकेंड टाइम का, और कितना धारा एम्पियर है तो यह मात्रक हो गया। जबकि यह साथियों क्या है, ओम की अगर बात करें तो यह है वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48। समीकरण V बराबर U प्लस AT इसकी जानकारी देता है। यह साथियों फिजिक्स में यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला है। इसके माध्यम से साथियों अगर बात करें तो वेग समय का एक कार्य है, इसे ज्ञात किया जाता है V बराबर U प्लस AT के द्वारा। जहाँ साथियों U जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है। U जो है U की अगर बात करें तो U साथियों प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। V साथियों वस्तु का अंतिम वेग होता है, यह अंतिम वेग होता है। और T की अगर बात करें साथियों T की, तो T आपका समय होता है, और साथियों A जो है वह त्वरण होता है। प्रश्न संख्या 49। बल का विमीय समीकरण क्या है। साथियों बल का विमीय समीकरण है F बराबर ma/T⁻², यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बल की बात करें तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कि किलोवाट आवर है ना, KWH इकाई है। यह किसकी इकाई है साथियों, तो यह जो है इससे प्रायः वैद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितना हो, तो साथियों न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। 17 का 51 का ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर, ठीक है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकेगी जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से, यानी कि जहाँ से आवाज़ आ रही है और वहाँ से साथियों 17 मीटर की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। प्रश्न संख्या 52। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। ऐसा तब होता है जब अपकेंद्रीय बल वहाँ पे लागू होता है। अगर आप देखेंगे
तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध से साथियों मलाई अलग होती है। प्रश्न संख्या 53, जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो जब साथियों ठोस जो है वह क्या होता है, कोई भी द्रव साथियों ठोस अवस्था में जमने लगता है तो उसे साथियों हिमांक बिंदु कहा जाता है, जो कि क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का हिमांक जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या 54, श्वेत क्रांति की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ष जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, अधिकतम साथियों डाइवर्ट होता है, वह है बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग की अगर बात करें तो बैगनी जो है वह सबसे अधिक जो है डाइवर्ट होता है, क्योंकि इसका साथियों तरंगदैर्घ्य कम होता है। प्रकीर्णन की अगर बात करें तो प्रकीर्णन इसका सबसे ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन साथियों सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग की अगर बात करें तो लाल का प्रकीर्णन जो है वह सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम विचलित कौन होगा? जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 55, वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो यह साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं, इससे बना पैमाना एम्पियर में दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 56, गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है तो वह गैस है आपका जल वाष्प, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आसमान में जल वाष्प और बादल के रूप में समुद्र में समुद्री जल और कभी कभी हिमशैले पहाड़ों, नदी तथा तरल रूप में भूमि पर एक्वीफायर के रूप में मौजूद होती है। जल वाष्प पानी की गैसीय अवस्था होती है और अन्य अवस्थाओं के विपरीत यह अदृश्य भी होती है। तो आपसे प्रश्न में यह भी कह रहा है कि परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, तो यह हो जाएगा जल वाष्प, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? साथियों विद्युत का कुचालक प्लास्टिक है और चांदी जो है सबसे बड़ा क्या है? सुचालक है, सबसे बड़ा सुचालक है। यहाँ पे विद्युत की अगर बात करें तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा जो है सुचालक चांदी होता है। रबर और प्लास्टिक साथियों साथ ही साथ लकड़ी की बात करें वह विद्युत धारा के प्रभाव में बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण साथियों यह अवरोधक का कार्य करते हैं, अवरोधक कहलाते हैं। आप देखते होंगे वायर में प्लास्टिक को लगाया जाता है ताकि आपको करंट नहीं लगे। इसी के कारण साथियों चूँकि यह विद्युत के अवरोधक होते हैं, आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 58, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है? कक्षक का कोणीय संवेग ns/2π होता है, ऑप्शन नंबर बी। चूँकि यह साथियों फिजिक्स का प्रश्न है, यह साथियों इसे डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग की अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला ही होता है ns/2π। इसे अगर आप रट लेंगे तो बेहतर होगा। प्रश्न संख्या 59, चिली सोडा यानी कि साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? यह साथियों सोडियम नाइट्रेट को चिली सोडा अथवा साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, जिसका साथियों इसका रासायनिक सूत्र जो है NaNO3 होता है, क्योंकि चिली में इसमें क्या पाते हैं? विशाल भंडार है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है? यहाँ पर साथियों पायरीमिडीन क्षार की बात कर रहा है, क्षार की, तो यह साथियों उसका आंसर हो जाएगा गुआनिन। गुआनिन डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला एक न्यूक्लिक एम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए में एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल तथा गुआनिन नाम के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 61, ईडीटीए एक लिंगेट है। ईडीटीए क्या है साथियों? अगर हम बात करें तो ईडीटीए जो है वह हेक्साडेंट है। रासायनिक विज्ञान में हेक्साडेंट लिंगेट एक लिंगेट है
जो 6 बंधों के साथ एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है, जिसका उदाहरण ईडीटी है, यानी कि इथाइल डाई अमीन टेट्रा एसिटिक। क्या होता है साथियों? EDTA। इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? इथाइल। ठीक है, इथाइल डाई, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, डाई अमीन, डाई अमीन एक साथ, ठीक है, डाई अमीन टेट्रा एसिटिक, टेट्रा, टी फॉर टेट्रा, और साथियों एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? साथियों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हमने बेहतर तरीके से बताया था। कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ठीक है, यह साथियों भौतिक परिवर्तन है। और साथियों लोहे में अगर जंग लगना की अगर बात करें तो क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़े का जलना साथियों क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन है, तो यह हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? इसमें से किसमें साथियों धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन में आयोडीन एक रासायनिक तत्व है, ठीक है, जिसमें एक विशेष धात्विक चमक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपका हो जाएगा पवन, जिसे हम वायु कहते हैं। वायु अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 65, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह क्या होता है साथियों? तो यह एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें साथियों 97 से, ठीक है, 98% के करीब जो है वह कार्बन पाया जाता है। यह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। प्रश्न संख्या 66, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो साथियों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा साथियों 37 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 98.6 डिग्री है ना, तो ये साथियों सेल्सियस नहीं होगा, यह गलती है, यहाँ पे गलत आंसर है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है, और सेल्सियस की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 98.6 डिग्री सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट। अगर साथियों सेल्सियस से अगर बात करें, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालने का या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालने का, तो एक ही फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए साथियों फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में आपको निकालना है, ठीक है, या सेल्सियस में दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो साथियों सी इंटू, ठीक है, आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, 37 डिग्री दिया हुआ है, तो सी इंटू 9/5 प्लस 32 कर देंगे। 9/5 है प्लस 32 कर देंगे। जैसे कि अगर इसको करके बताएं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, 37 डिग्री दिया हुआ है, तो 37 डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा 9 7 63 के 3 कैरी 6, 9 तिया 27, 27 और 3 30, 3 33 हो जाएगा, बट्टे 5 हो जाएगा। 5 से इसे काटेंगे, 5 छक 30, फिर 5 छक 30 और फिर 5 छक 30, फिर इसी तरीके से कटेगा, है ना। अब साथियों इसमें 32 को हम ऐड कर देंगे, 32 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? 6 2 8, 6 3 9, और यहाँ पे 6 6 6, तो फिर एक आगे 6 आ जाएगा। तो यह 6 साथियों, चूँकि 5 के बाद अगर अगला अंक तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा है तो बगल वाले में एक ऐड कर देते, तो क्या हो जाएगा? 98.6 डिग्री 67 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और साथियों सेल्सियस में बात करेंगे
तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 67, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो वह साथियों एक किसान आंदोलन करता थे। बिहार में जनजातीय आंदोलन नहीं, बिहार में मजदूर आंदोलन नहीं, बिहार में किसान आंदोलन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, बिहार में किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार साथियों अभ्रक का सबसे बड़ा जो है वह उत्पादक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 69, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता निधि पीएम स्वनिधि योजना के हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? तो यह साथियों 3 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। यह साथियों 2022 में जो है 2022 में इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो साथियों 2022, ठीक है, फिर 2023 है ना, 2020 में शुरू हुआ था। तो 2020 के बाद 2021, 2022 और 2023, तो पूरा तो यहाँ पे जून में चला था, जून 2020 से शुरू हुआ था। तो कुल इसके 3 साल पूरे हो गए हैं, जो कि हमारा साथियों ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। प्रश्न संख्या 70, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो साथियों इसे 2024 तक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का साथियों जो है वह प्लान तैयार कर लिया गया है। और इसको साथियों कुल 137 परियोजनाओं को इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2024। प्रश्न संख्या 71, भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा की अगर बात करें साथियों, तो यह याम्योत्तर रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? साथियों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इसमें है, बिहार साथियों इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और एक आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। 72 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे साथियों H.C. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी बंगाल के एक क्या थे, शिक्षाविद, प्रमुख ईसाई नेता थे। उन्हें भारतीय संविधान सभा की निर्मात्री समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रश्न संख्या 73, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति साथियों कौन थे? तो वह थे हमारे दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा साथियों 1867 से 1868 में किया गया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है वह 20 रुपया जो है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। इनमें से प्रश्न संख्या 74, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? उनका संबंध साथियों नॉर्वे से था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 75, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों के द्वारा घेर लिए, ठीक है, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों के द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? साथियों इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था। ठीक है, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था। वहाँ पे चारों तरफ से अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें घेर लिया गया था और इससे अंग्रेज़ों से बचने के लिए चूँकि उन्होंने प्रण लिया था कि वह अंग्रेज़ों के द्वारा कभी भी पकड़ में नहीं आएंगे, तो इस प्रण को पूरा करने के लिए अंतिम गोली उन्होंने खुद को मार ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर बनेगा। वह इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था। प्रश्न संख्या 76 भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन
यानी कि रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया था? तो यह भी लिया गया था ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। विधि का शासन उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष सब लोग को इक्वलिटी प्राप्त हो, समानता प्राप्त हो। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे वह राजा हो या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को साधारण न्यायालय के समान रूप से न्याय मिलना, यही जो है यह जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 77। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों सिक्किम में पड़ता है सोमगो झील। सिक्किम की राजधानी जो है वह साथियों गंगटोक है। प्रश्न संख्या 78। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पे दर्ज है? तो यह नाम जो है साथियों, यह रिकॉर्ड डी गुकेश के नाम पर दर्ज है। डी गुकेश एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ये ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। वर्ष 2019 तक वे दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। वे भारत के अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। प्रश्न संख्या 79। सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें साथियों, तो सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो साथियों इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का उन्हें हक है। और यह इसकी शुरुआत साथियों 2001 से 2002 के मध्य अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में कार्यकाल में किया गया था। और इसे साथियों 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उनका क्या है, मौलिक अधिकार बताया गया था। प्रश्न संख्या 80। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 टी या साथियों ट इसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ऐसा व्यवस्था किया गया है। प्रश्न संख्या 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो यह साथियों आपका देहरादून में पड़ेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक क्या है, संस्थान है। इसका प्रमुख अधिशेष देश में वन सर्वेक्षण करना है। इनका मुख्य कार्य वनों का सर्वेक्षण करना है, इनके संसाधनों का आकलन करना है। और इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय साथियों देहरादून में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है। तो हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? साथियों इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक सुदृढ़ शानदार शहर था जिसमें अविश्वसनीय तरीके से सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। यहाँ पे बने घरों में पक्की ईंटों से बना हुआ स्नानागार था और साथियों शौचालय भी यहाँ पे महत्वपूर्ण थे। प्रश्न संख्या 83। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों ह्वेनसांग जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वह भारत में साथियों 15 वर्षों तक रहा था और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत की अगर बात करें तो यात्रा वृत्तांत CU की इस पुस्तक में उन्होंने भारत और अपने यात्रा के बारे में जिक्र किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2018 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह कार्यक्रम था साथियों खेलो इंडिया कार्यक्रम, यानी कि शहरी खेल संरचना अवसंरचना योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना और राजीव गांधी खेल अभियान योजना। इन सभी योजनाओं को साथियों एक करके क्या बना दिया गया था,
खेलो इंडिया कार्यक्रम, इसी योजना को शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 85 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब देखिए साथियों, दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। यह देश जो है साथियों 5 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 44 मिनट दक्षिणी अक्षांश एवं 33 डिग्री साथियों 330 नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि 5 डिग्री, ठीक है, अगर बात करें साथियों 5 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश और 33 डिग्री 47 मिनट पश्चिमी देशांतर से 73 डिग्री 59 मिनट पश्चिमी देशांतर के बीच यह स्थित है। साथियों, इस तरीके से हम लोगों ने इस जीके और जीएस के प्रश्न को सेट नंबर 7 को यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस किया है। और इसके बाद साथियों सेट नंबर 8 करेंगे, फिर सेट नंबर 9 करेंगे। इस तरीके से कुल 20 सेट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, साथ ही साथ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप तमाम दोस्तों का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।